हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। आपकी पढ़ाई भी क्या हो रही है, एकदम जोरों से चल रही होगी। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच सकें, आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। यही हमारा क्या उद्देश्य है अपने किसका, एक्सपी क्लासेस चैनल का। बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है बिना कोई फी के साथ। पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता। ऐसा नहीं कि कंटेंट आप फ्री पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज होगा, नहीं बेटा, कंटेंट भी आपको क्या होता है, एकदम बढ़िया वाला कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें क्या करना, हमें बताना कि जो डीएनए है वही आनुवांशिक पदार्थ की तरह ज्यादातर काम क्यों करता है। वैसे आरएनए और डीएनए दोनों वर्क करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, या मान लो कि सभी कोशिकाओं में, क्योंकि हम वायरस को तो हम कोशिका कंसीडर करते ही नहीं, मतलब वायरस को तो हम कोशिका मानते ही नहीं। तो क्या है हमारा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है वो डीएनए ही क्यों करता है, इसका रीजन आज हम देखेंगे। और आरएनए क्यों नहीं करता, इसका भी रीजन देखेंगे। हाँ, मतलब आयरन करता है आनुवांशिक पदार्थ की तरह, लेकिन क्या है कि कोशिकाओं में तो नहीं करता। ये कहां करता, वायरस में करता। और वायरस को हम कोशिका नहीं मानते बेटा। अगर आपको नहीं पता था तो इस वाले पॉइंट को लिख लीजिए कि वायरस को हम कोशिका कंसीडर नहीं करते हैं। कोशिका हमारी कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो वायरस को ना तो हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं और ना ही यूकैरियोटिक में। ये आपको पता होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको वायरस का नेचर बताया गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो हम बता दे रहे बेटा कि वायरस क्या होता। अगर अपने किसी होस्ट पर जाता, मान लो किसी सेल या होस्ट पर आक्रमण करता है, उसके अंदर है वो, तब तो वो लिविंग की तरह काम करेगा। लेकिन आउटसाइड बॉडी मतलब शरीर के बाहर या कोशिका के बाहर है, तो वो जो वायरस होता है वो क्या करता है, लिविंग की तरह वर्क नहीं करता। किसकी तरह वर्क करता है, एक क्रिस्टल की तरह, जैसे रबड़ के दाने होते हैं आपने देखे, उसी तरह क्या करता है, वर्क करता है। ये कौन, अपना आरएनए। इसलिए बहुत सॉरी, वायरस या विषाणु। इसलिए हम विषाणु को क्या करते हैं, कोशिका कंसीडर नहीं करते। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है, क्या है भैया, डीएनए भाई साहब है जो, वो भी क्यों, मतलब केवल किसकी तरह काम करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की तरह, जो अपनी क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर इसको लिख दें, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अब डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्यों है, ये आज हमें इस लेक्चर में देखना है। तो भाई चलो बढ़ते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर में। ठीक है, आज क्या बेटा, एचडब्ल्यू नहीं था, पिछले लेक्चर में क्या थे, क्वेश्चन नहीं दिए थे। तो जब क्वेश्चन ही नहीं दिए तो उनके आंसर कहां से देंगे। तो हम कहां कर चलते, अपने सीधा आज टॉपिक पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, सीधा टॉपिक पर पहुंचते हैं। और इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट चार्ट बनाना पड़ेगा या फ्लो चार्ट, जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में करते आए कि एक ही चैप्टर में फ्लो चार्ट बनाया और उसी में क्या होता था, कंप्लीट हो जाता था। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या लाइन्स है, मतलब एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है, उन लाइन्सों का मतलब आपको बताना है कि ये लाइन कह क्या रही है और इस चीज का मतलब भी क्या है। तो जहां पर जरूरत होगी वहां पर फ्लो चार्ट बना लेंगे, और जहां नहीं जरूरत होगी वहां पर लाइन रीड करके आपको बता देंगे सीधा। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से क्या है, आनुवांशिक पदार्थ के गुण। अब जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके क्या होते हैं, कुछ गुण या कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए भाई। जैसे मान लो कहते हैं कि जो आप में से देख लीजिए, कहते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, दूसरे बच्चों से क्या होता है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तभी तो वो टॉपर कहलाएगा। मतलब हो सकता है वो ज्यादा पढ़ता हो, उसकी जो ज्यादा रुचि किताबों में ज्यादा हो, फालतू के कामों में कम। तो ये सब क्या उसके गुण है, तभी वो व्यक्ति क्या है, टॉपर है। इसी प्रकार से आरएनए और डीएनए में भी कुछ ऐसे अंतर होंगे या ऐसे कुछ गुण होंगे जिसकी वजह से अपना डीएनए क्या बन गया, आनुवांशिक पदार्थ बन गया और आरएनए नहीं बना। इतना क्लियर है। अभी एनसीईआरटी अपनी कहती यही है, एक लाइन में बोलेगी कि आरएनए और डीएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ हैं, अगली लाइन में जाकर के किसको, डीएनए को श्रेष्ठ बता देगी। तो अंत में जाकर के यही निकलता है बेटा कि डीएनए ही हमारा क्या होता, आनुवांशिक पदार्थ होता। तो हमें क्या करना है, इसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते चलेंगे बेटा और आपको उसका मतलब बताते चलेंगे। देखो यहां पर लिखा प्रोटीन बनाम डीएनए। अब बनाम का मतलब तो बेटा जानते हो आप, वर्सेस, क्रिकेट मैच वगैरह देखे होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसी प्रकार से प्रोटीन वर्सेस डीएनए के बीच में जो विवाद चल रहा था, मतलब प्रोटीन और डीएनए था। पहले के लोग क्या समझते थे, मतलब डीएनए के बारे में पता ही नहीं चला था कि डीएनए ही क्या करता, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता। तो उसके पहले क्या समझा जाता था कि जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन जब अपने हर्षे और मार्था चेस ने जब एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया
कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होती है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है अपना, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद क्या था, तो ये प्रोटीन वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ हो। फिर बात छिड़ी थी किसमें, आरएनए और डीएनए में, कि आरएनए क्यों नहीं है भाई, मतलब डीएनए ही क्यों हर कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता, वो अब हमें देखना। प्रोटीन वाला तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था कि प्रोटीन तो आनुवांशिक पदार्थ है ही नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन डीएनए है, वो सॉरी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वो करता हर कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ की तरह वर्क नहीं करता, ठीक है। दोनों शब्दों में मतलब अलग अलग है बेटा। प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था, वह स्पष्ट रूप से हर्शे व चेस के प्रयोग से क्या हो चुका था, सुलझ चुका था बेटा। किसके, हर्शे और चेस के, हर्शे और चेस के, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा यहां से, हर्शे व चेस, ये क्या होते हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं। थोड़ा इनको आप दूसरे पेन से जब नोट्स बनाया करो तो दूसरे पेन से लिखा करो या अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे क्या होता है वो चीज हाईलाइट बनी रहती है हिसाब से। या हाईलाइटर भी आते हैं, जो अपने पास क्या है, हाईलाइटर है, अपने पास तो है भाई हाईलाइटर, देखो अपने पास तो क्या हाईलाइटर है, ये देखो। वो बात अलग है कि थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अपने पास है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब यह है सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए ही क्या होता, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, लेकिन कैसे करता है ये अब हमें आगे के लेक्चर्स में देखना है। तो फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। मतलब डीएनए क्या करता है, आपने इतना तो पता होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और अपनी क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक, इनके अलावा क्या होता है, अपना विषाणु होता है, जिसको ना तो प्रोकैरियोटिक में रखते हैं ना यूकैरियोटिक में। तो विषाणु बस में जो विषाणु होता है अपना या वायरस होता है, केवल उसी में आरएनए क्या होता, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना था, तो उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं था बेटा, क्या था, आरएनए था। अब क्या क्यों था, ये भी रीजन बताएंगे, ये भी रीजन आपको बता देंगे, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना। तो यहाँ पर कुछ वायरसेस के नाम लिखे हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये करता तंबाकू के प्लांट में करता, रोग फैलाता, संक्रमण करता। यहाँ पर क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज लिखा। बैक्टीरियोफेज का मतलब आपको पता, बैक्टीरियोफेज क्या करता, बैक्टीरिया पर क्या करता, संक्रमण करता। ये क्यूबीटा उसका नाम है, जैसे आपके नाम होते हैं ना, श्यामू, रामू, ठीक है, जैसे मेरा नाम पंकज। इसी प्रकार से क्या वायरस के भी अपने अपने क्या नाम रख दिए, जैसे आरएनए कोरोना वायरस था, इसी प्रकार से ये सब अलग अलग अपने नाम है। जो जैसा काम करेगा उसी हिसाब से क्या होते हैं, नाम हो जाते हैं उसके। अब यहाँ पर देखते हैं, आनुवांशिक पदार्थ में इतने गुण होने चाहिए, जो 4 गुण लिखे, अगर ये 4 गुण है तो वो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता, सही होता है, या वही आनुवांशिक पदार्थ होता। तो आप इन चारों पॉइंटों की बात करनी है हमें पूरे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो लिखा है कि जो हमारा क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये क्या होना चाहिए, प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। प्रतिकृति जानते हो आप, मतलब फोटोकॉपी बनाने में, अपने ही जैसा बनाने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो आपको बताते हैं, अब यहाँ पर पेज ऐड करते हैं। अब जरूरत पड़ गई बेटा। अब क्या है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, डीएनए, ये आपस में क्या है, इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड लगे हुए हैं बेटा। ये 5 एंड से 3 एंड होगा, तो ये 5 एंड से यहाँ से 3 एंड होगा। अब मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ एडेनिन है और यहाँ फिर से थाइमिन है। ये अपना क्या है बेटा, ये अपना डीएनए है। क्या है ये, अपना डीएनए। अब डीएनए तो डबल स्टैंड होता है, लेकिन आरएनए हमारा क्या होता है बेटा, सिंगल स्टैंड होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि सिंगल स्टैंड में क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन क्षार नहीं होते हैं, थाइमिन नहीं होता बेटा, ये तो गलत बोल रहे हैं। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इस प्रकार से ये लगी हुई, ठीक है। अब फोटोकॉपी का मतलब ये है कि जब ये अलग हो, अपने ही जैसी क्या बना दे। आपको फोटोकॉपी बता चुके थे बेटा, और शायद जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था उस वाले लेक्चर बता चुके थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे। अब इनमें फोटोकॉपी बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, मतलब इनकी कैपेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ये जो बेस लगे हुए हैं ना, इसमें नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं। ये मतलब क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब सी के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा, ग्वानिन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा, एडेनिन के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा, थाइमिन। अगर डीएनए है तो, अगर आरएनए है तो वहां पर यूरेसिल जुड़ेगा, फिर यूरेसिल के सामने क्या जुड़ेगा, अपना एडेनिन जुड़ेगा। तो ये चीज क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता। मतलब यहां पर ये है कि एडेनिन के साथ में अगर आरएनए है तो यूरेसिल जुड़ना है, अगर डीएनए है तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ना, थाइमिन। तो इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक, या मान लो पूरक स्टैंड होते हैं ये,
कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब जैसे मान लो हमें इसकी कॉपी बनानी है, अब यहाँ पर हमें दूसरा आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? दूसरा आरएनए। तो दूसरा आरएनए कब बनेगा? 5 एंड से 3 एंड। तो यूरेसिल के सामने क्या आ जाएगा बेटा? यूरेसिल के सामने आ जाएगा अपना एडेनिन, और एडेनिन के सामने क्या आ जाएगा? यूरेसिल, और ग्वानिसिन के सामने क्या आ जाएगा? साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने क्या आ जाएगा? ग्वानिन। अब क्या करें बेटा? इसको हमने क्या किया, मान लो ये हमारा आरएनए बन गया। अब ये आरएनए क्या हो गया? अलग हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गए बेटा? 2 आरएनए आ गए। एक आरएनए ये रहा हमारे पास, और एक आरएनए ये रहा, 1 और 2। इससे इसने फोटोकॉपी बना दी बेटा। ये क्या बन गई? अपनी फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी ही क्या कहलाती है? अपनी रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाती है। ठीक है बेटा? तो ये बन गई। दोनों में कैपेसिटी होती है, ये आपको बता चुके थे, लेकिन फिर भी बताएंगे, यहां परेशान होने वाली बात नहीं है। मान लो ये अपने 2 स्टैंड है, इन पहले स्टैंड को क्या करते हैं हम? दूर दूर करते हैं थोड़ा सा, ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसको भी हमने मान लो, अभी रेप्लिकेशन आपको पढ़ाएंगे तो वहां जाकर के क्लियर हो जाएगा कैसे ये बनते हैं। ठीक है? अब मान लो ये नया स्टैंड बना है, यहां पर नया डीएनए बन रहा है। एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और एडेनिन के सामने थाइमिन। एक डीएनए हमारा ये बन गया। इस वाले को थोड़ा सा हल्का सा और दूर करते हैं, इसके सामने भी क्या होगा? अपना डीएनए बन जाएगा बेटा, 3N, और ये अपना 5N। यहां से ए, जी और ए। लो भाई, एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए दो ये बन गया। तो दोनों में, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में क्या होता? अपनी फोटोकॉपी बनाने का क्या होता? नेचर पाया जाता है। तो इस वाले पॉइंट से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा आनुवांशिक पदार्थ उचित है या अच्छा है, क्योंकि दोनों में ही ये नेचर है किसका? फोटोकॉपी बनाने का। तो हमारा पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होता है बेटा। अब इसके बाद आते हैं जो दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इसे संरचना बार रासायनिक संगठन के आधार पर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर मतलब ये होता है बेटा, जो क्या हो? जल्दी से परिवर्तित ना हो। परिवर्तित मतलब मान लो स्थिर, जो क्या होता है? ज्यादा चीज स्थिर होंगी। जैसे मान लो कि आपने कोरोना के बारे में सुना था, तो हमारा कोरोना वायरस था, उसमें क्या होते? नए नए वेरिएंट बन रहे थे बहुत जल्दी जल्दी। मतलब हम क्या कर रहे थे कोरोना के ऊपर, जैसे हम रिसर्च करने जाते हैं तो क्या करता था? वो नया वायरस बना लेता था। तो उसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन ही नहीं बन पा रही थी। आपको इतना ये चीज तो पता होगा, इस चीज से आप परिचित होंगे, क्योंकि कोरोना ने 3 साल आपके बर्बाद किए, तो आपको इस चीज से परिचित होंगे। कुछ बच्चों के लिए तो वो बर्बाद नहीं होते, बहुत बढ़िया था कि स्कूल वगैरह नहीं गए, लेकिन एक्चुअली बेटा वो बर्बाद ही हुए थे। अभी जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो टाइम वास्तव में बर्बाद था हमारा। तो जैसे क्या था? कोरोना था, ठीक है? तो कोरोना क्या होता? अपना रूप बदल रहा था, मतलब वेरिएंट, मतलब अपना जल्दी जल्दी क्या कर रहा था? रूप बदल रहा था। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है? इसमें ये नेचर नहीं होता कि वो जल्दी जल्दी से अपना क्या करे? रूप बदल सके। ठीक है? ये उसमें नेचर नहीं होता। वो क्या होता है? स्थायी होता। जब हमारा जबकि आरएनए होता, वो क्या होता? अस्थायी होता। अब आप सोचोगे कि हमारा क्या फायदा, मतलब डीएनए स्थायी है तो। अब जैसे मान लो, अब हम ये खड़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। अब सडनली हमारे डीएनए में चेंजेस हो जाए, हमारा हाथ ऐसे हो जाए, समझे? हमारी गर्दन पीछे हो जाए, या कुछ भी कैरेक्टर ऐसा हो जाए, हमारी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ऐसा है, एक आंख हमारी यहां आ जाए, या हमारी आंख यहां बन जाए। डीएनए में चेंजेस हुआ, उत्परिवर्तन, तो आपने समझा होगा। उत्परिवर्तन से हो सकता है कि हम सो के जगह हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, क्योंकि क्या था? डीएनए में चेंजेस आपको पढ़ा चुके हैं। जहां पर आपको क्या आनुवांशिक विकार आपको पढ़ाए थे, तो वहां पर डीएनए में चेंजेस होते थे। डीएनए चेंजेस में, अगर डीएनए में कुछ चेंजेस होंगे, वो स्थायी नहीं होगा। मान लो कि अभी जैसे नहीं हो रहा, हमारी जो संतान हो या किसी की भी कोई संतान हो, अगर डीएनए में चेंज हो जाए और उस संतान में क्या हो जाए? कैरेक्टर पूरे बदल जाए, 2 आंख की जगह 1 आंख आ जाए, 2 हाथ की जगह 1 हाथ बन जाए, तो ये क्या हो रहे हैं? ये कैरेक्टर आ तो रहे हैं। अब मान लो 3 हाथ हो जाए, तो क्या 3 हाथ का कोई उपयोग है आपके लिए? नहीं नहीं, सोच रहे होंगे एक हाथ से हम मोबाइल चलाते रहे करेंगे, एक हाथ से हम लिखते रहे करेंगे, और एक हाथ से बस पंखा चलाते रहे करेंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी मैटर करता है। हमारा नेचर उस चीज के लिए क्या होगा? तैयार ही नहीं होगा। वो हमारा जो नेचर है वो कहता है कि मनुष्य के अगर 2 हाथ है, 2 पांव है, तो वो अच्छे से काम करेगा। आपने भी देखा, 1 पांव वाला व्यक्ति उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो नेचर की भी क्या है, या प्रकृति की भी क्या है, अपनी कुछ डिमांड है कि अगर तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पांव है, तब तो तुम बढ़िया हो। अगर तुम्हारे पास 1 हाथ 1 पांव है, तो आप क्या करोगे? उतने, मतलब काम तो करोगे, आप जिंदगी जियोगे, लेकिन उतने कैपेबल नहीं होगे जिसके पास वो चीजें पूरी तरीके से है। तो वही चीज हम बता रहे हैं, अगर डीएनए में कुछ चेंजेस होंगे, बनी सी बात है, डीएनए में चेंज हुए,
तो प्रोटीन भी अपनी बदल जाएगी, प्रोटीन बदलने से क्या होती है, लक्षण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर लक्षण इतनी तेजी से बदलेंगे तो वो व्यक्ति तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना। मान लो आज उसके लक्षण कुछ और है, कल उसके लक्षण और कुछ और हो गए। लक्षण से बिहेवियर की बात नहीं कर रहे बेटा, हम लक्षण की बात कर रहे हैं। हो सकता है आज उसके 2 हाथ हो, कल उसके 3 हाथ हो, परसों 4 हो जाए, पता चले एक ही भी ना बचे, गायब हो जाए। तो ये जो लक्षण क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। जितने तेजी से परिवर्तित होंगे उतने ही क्या होगा, मनुष्य का जीना या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका स्थायी होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर केमिकली की तो बात हो गई, अब ऐसी बात बताते देखो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो हमारा डीएनए होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो आपको याद होगा कि जो हमारा डीएनए था, क्या था बेटा, जो हमारा डीएनए था, डीएनए में क्या थी, थायमीन पाया जाता था, जबकि आरएनए में हमारा क्या था, यूरेसिल पाया जाता था। और आपको यूरेसिल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा यूरेसिल क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, किसके अपेक्षा, थायमीन की अपेक्षा। ये भी एक रीजन हो गया। इसके अलावा दूसरा रीजन आपको बताते हैं। आपको शुगर याद होगी, क्या याद होगी, शर्करा जो हमने यूज की थी, राइबोस शुगर और डिऑक्सी शुगर। तो जो हमारी क्या थी, डीएनए वाली शर्करा थी, क्या थी बेटा, हमारी जो डीएनए वाली शर्करा थी। तो यहां पर क्या थे, यहां पर सॉरी बेटा, 2 OH नहीं थे, एक OH था बेटा। यहां पर क्या था, यहां पर एक S था, H और H। जबकि जो हमारी क्या थी, जो हमारी क्या थी, आरएनए वाली थी, इसमें क्या थी, 2 OH ग्रुप थे। क्या होते थे, 2 OH ग्रुप। अब आपने केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत पढ़ी होगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। क्या होता, बहुत ज्यादा सक्रिय होता। तो क्या होता, इन दोनों की जो संरचना होती है, संरचना आपको बता चुके, संरचना क्या होती है, ये डबल स्टैंड होता है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी हो गए। ये क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है, इसलिए क्या होता है, कम स्थायी होती है। तो संरचनात्मक रूप से और केमिकल रूप से, केमिकल ये बता दिया आपको, ये क्या हो गया अपना, केमिकल हो गया। यहां पर आप जोड़ लीजिए, शुगर आपको बता चुके, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होता, चाहे आप केमिकल रूप से देखिए, चाहे संरचना के रूप से देखिए। मान लो ये 2 हाथ हमारे ऐसे हैं, तो ये ज्यादा स्थायी होंगे या ये ज्यादा स्थायी होगा। मान लो एक मोटे तौर पर आपको बताते हैं समझने के लिए, हमारे ये 2 हाथ हैं, ठीक है, हम इनको बहुत अच्छे से जोड़े हुए। अब ऐसे कोई एक हाथ मारे ऐसे, जैसे मान लो किसी ने एक हाथ मारा, तो वो हाथ नहीं हिला पाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये जुड़े हुए। अब कोई एक सिंगल हाथ इसको ऐसे मार दिया, हिल गया, ये क्या है, कम स्थायी है। मतलब ये संरचना क्या है, ये जो सिंगल स्टैंड है कम है। आपको भी पता था, वो आपने कहानी सुनी होगी कि जब एक किसान के 4 लड़के रहते, वो लकड़ी देता तो वो एक लकड़ी को तोड़ देता, जब वो पूरा बंडल बना के देता तो उस लकड़ी को नहीं तोड़ पाते, तो वो जो बंडल था वो क्या हो गया, स्थायी हो गया था। इसी प्रकार से हमारा जो डीएनए होता वो क्या होता, डबल स्टैंड होता, इसलिए ये ज्यादा स्थायी हो जाता है, किसके अपेक्षा, आरएनए की अपेक्षा। तो संरचना से भी देख लिया और किससे देख लिया, रसायन या केमिकल से देख लिया। केमिकल में कौन सा, एक तो थायमीन होता है, ये क्या होता है, कम सक्रिय होता है बेटा, क्या होता है, कम सक्रिय होता है। ये क्या होता है, कम सक्रिय होता है। और ये क्या होता है बेटा, अधिक सक्रिय होता है। ये क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है बेटा। और यहां पर क्या होते हैं, एक OH क्या होता है, कम होता है, एक OH कम होता है, इसलिए क्या होता है। और यहां पर क्या होता है, एक OH ग्रुप क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए आरएनए ज्यादा सक्रिय होता है और हमारा क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कम सक्रिय होता है। और जो ज्यादा सक्रिय होता है वो उतना ही क्या होता है, कम स्थायी होता है। आपको भी पता कि आप ज्यादा एनर्जेटिक हैं, मान लो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो क्या आप एक जगह बैठोगे, नहीं, घूमते ही फिरते रहोगे, कहीं यहां गए कहीं वहां गए, आप घूमते फिरते रहोगे। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आप थक के फिर बैठ जाओगे, आपने एनर्जी बर्बाद की। या मान लो आप क्या बहुत सुस्त हो, आपको सक्रिय और स्थायी के रूप में बता रहे हैं। मान लो आप क्या बहुत ज्यादा सुस्त हो, तो आप एक ही जगह बैठे रहोगे ना, इधर उधर तो नहीं भागोगे ना, बनी सी बात है। आप क्या हो, कम सक्रिय हो, कम सक्रिय, आप मान लो चंचल कम हो, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आपको बाजार बाजार घूमना अच्छा नहीं है, आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो कि शॉपिंग करनी है, मैं कुछ भी करना, तो आप क्या करते, हमेशा अपने क्या घर में स्थायी रहते हो। लेकिन वहीं पर क्या दूसरा व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा चंचल है, उसको क्या करना है, चीजें खरीदनी है, सामान खरीदना, तो वो हमेशा बाजार की तरफ भागता रहेगा। मतलब वो क्या ज्यादा सक्रिय है, वो घूमते ही फिरता रहता है, समझे आप। इसी प्रकार से जो हमारा आरएनए होता, ये क्या होता, अधिक सक्रिय होता, किसकी वजह से, एक तो अपना यूरेसिल की वजह से, और इसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसकी वजह से। और जो हमारा डीएनए होता, इसमें थायमीन होता है, ये क्या होता है, कम सक्रिय होता, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्थायी होता है। और ये क्या होता है, इसमें एक OH समूह होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्थायी होता है। तो हमारी संरचना और
आप मतलब संरचना से समझ चुके हैं और रासायनिक संगठन से भी क्या हो चुके हैं, समझ चुके हैं। ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कौन सा स्थिर होता है ज्यादा, डीएनए हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। और स्थिर होना क्यों जरूरी होता बेटा, ये भी आपको बता चुके हैं। ज्यादा स्थिर होगा तो क्या होंगे, कम वेरिएंट बनेंगे, मतलब म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होगा, कम होगा बेटा। उत्परिवर्तन आपको बता चुके पहले भी, जो हमारा इसके पहले वाला चैप्टर था, कौन सा अपना जेनेटिक्स वाला, सॉरी जेनेटिक्स वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति एवं विविधता जो सिद्धांत वाला चैप्टर था, उसमें आपको पढ़ा चुका। अब इसमें देखते हैं गा नंबर पर, इनमें क्या होती है, धीमे उत्परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, धीमे से क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, जो क्या होते हैं, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब धीमे उत्परिवर्तन, इनमें क्या होते हैं, जल्दी जल्दी क्या होते हैं, चेंजेस नहीं होते। जितने ही कम चेंजेस होते हैं उतने ही क्या होता है, समय मिल जाता है हमारे ऑर्गन को डेवलप होने के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा हुआ, ठीक है, कोई बेबी का जन्म हुआ है, उस बेबी के दोनों हाथ बने हैं, पैर बने हैं। अब मान लो उनमें क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन कम हो रहा, तो उनके हाथ विकसित होंगे। अब मान लो कि उसमें उत्परिवर्तन ही चल रहा, मतलब उत्परिवर्तन ऐसा कि कल 2 हाथ थे, आज 1 हाथ बना, तो ग्रोथ कहां से होगी बेटा, ग्रोथ का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना, वो चेंज ही होते जा रहे, तो वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पा रहा। किसमें ध्यान, पूरा समय कहां जा रहा, केवल उत्परिवर्तन, चेंजेस में जा रहा, तो वो विकास ही नहीं हो पा रहा उसकी बॉडी का। समझे आप। तो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा है, इसमें क्या होते हैं, अभी यहां पर केवल आनुवांशिक पदार्थ के गुण की बात करें, यहां पर ना तो डीएनए की बात कर रहे हैं, ना आरएनए की बात करें, वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये डीएनए में नेचर होते हैं ऐसे। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या होते हैं, धीमे उत्परिवर्तन होते हैं की संभावना होती है, जो विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब उत्परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन कैसे उत्परिवर्तन होते हैं, धीमे। मतलब हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद कोई चेंजेस आए। जैसे मान लो कि आपने सुना होगा, जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए जिससे हमें यहाँ पर रहने में क्या हो सके, सहूलियत हो सके। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे आपने जिराफ सुना था बेटा, क्या सुना था, जिराफ। जिराफ ने अपनी गर्दन क्या की थी, लंबी की थी। एक्चुअल में लंबी नहीं की थी, लेकिन मान लो अगर क्या हो रहा कि पत्ती यहाँ की खत्म हो जाए और हमें ऊपर की खानी है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होगी, उस हिसाब से क्या होगी, डेवलप होगी, उस हिसाब से काम करेगी। जैसे पहले क्या था, ऑनलाइन मतलब मोबाइल में देख के पढ़ना, मतलब ये कोई मतलब आप सोच सकते थे कभी कि हम मोबाइल में बैठ करके पढ़ेंगे, नहीं। जब से कोरोना आया, सिचुएशन ऐसी बनी, हमारे अंदर वो चेंजेस आए कि नहीं, हम मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोबाइल में मूवी ही देखें या अदर चीज भी देखें। तो क्या हुआ, वो चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, हमें समझ में आया कि नहीं हमारे, अब आप समझो कि चाहे वो मेंटली चेंजेस हो, चाहे वो मतलब फिजिकली चेंजेस हो, कुछ चेंजेस तो हुए, तभी तो आप इस चीज पर आए ना, तभी वो चीजें हुई हैं। अभी तक क्या था, हैबिट थे कि बच्चों को, जब तक बच्चे सामने नहीं बैठेंगे हम पढ़ा नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर कैमरा लगा है, अब हम इमेजिन करते हैं कि हाँ बच्चे बैठे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। भले हमारे क्या हुए, मेंटली, लेकिन ये चेंजेस कैसे हुए, किसके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब। अब जब जैसी सिचुएशन आई उस हिसाब से क्या हो गए, चेंजेस हो गए बेटा। ठीक है। तो यहां पर ये जो लिखा है कि आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन उत्परिवर्तन कैसे, धीमे उत्परिवर्तन। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ कह रहे, कल हम कुछ और बोले, परसों कुछ और हो जाए, तो ये उत्परिवर्तन समझते आप। उत्परिवर्तन समझ गए, कैरेक्टरों का बदलाव या लक्षणों का क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना, सडनली परिवर्तित हो। ठीक है, अपना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, जो आपको पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से करा है बेटा। जिन्होंने नहीं किया उसके ऊपर से निकल जाना। अब यहां पर जो चौथा पॉइंट लिखा, इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप क्या करते हैं, अभिव्यक्त होना चाहिए। अब मेंडल के लक्षण कौन कौन से थे, तो मेंडल का जो मतलब नियम था वो क्या कहता था कि डीएनए से क्या बनता, आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन डिसाइड करती है क्या, लक्षण। तो डीएनए का जो मतलब लक्षण व्यक्त होने की जो फ्लो चार्ट था वो ऐसा था, डीएनए से क्या बने, आरएनए बने, क्या बने, आरएनए, और आरएनए से क्या बने, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होती है, कैरेक्टर या लक्षण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये था अपना किसका, मेंडल के लक्षण, मतलब इस प्रकार से क्या होते थे, प्रदर्शित होते थे। मेंडल ने मतलब उनको क्या नाम दे दिया था, कारक नाम दिया था, वो चीज एक अलग हो गई। लेकिन ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का हम आपको मतलब बता रहे कि जो मेंडल के लक्षण मतलब अभिव्यक्त होते वो किस रूप में होते थे, कि डीएनए से प्रोटीन बनी और प्रोटीन ही क्या करती थी, लक्षण को प्रदर्शित करती थी। अगर ये 4 गुण है किसी आनुवांशिक पदार्थ में, तो वही क्या होता, अपना आनुवांशिक पदार्थ होता, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। तो पहला वाला आपको बता चुके, ये वाला नेचर जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। दूसरा वाला क्या था, संरचना पर रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर कौन सा होता है ज्यादा, डीएनए ज्यादा स्थिर होता है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पर हम पॉइंट दें, यहां पर हमने क्या लिखा, डीएनए लिखा, क्या लिखा, डीएनए लिखा, और यहां पर क्या लिखा हमने, आरएनए। अब डीएनए और आरएनए के 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट है। तो अब इसमें से देखते हैं 4 पॉइंट में से किसको कितने पॉइंट मिलते हैं बेटा। जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे वो क्या होगा, अपना
जीत जाएगा। क्या होगा? वो अपना जीत जाएगा। लो भाई, ये लाइन लाइन बहुत टेढ़ी हो गई बेटा, लेकिन लाइन से मतलब नहीं है, तुम्हें सीधा पॉइंट देखनी है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या होते हैं। यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं, मतलब दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं। ये भी पहला राउंड जीत गया, ये भी जीत गया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर पॉइंट मिल गए, मतलब ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है, ये भी क्या होता है, रेप्लिकेशन कर सकता। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट कहता है, इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मतलब कैसा, चाहे संरचना हो उसकी, चाहे रासायनिक संगठन, उसके आधार पर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो ये बेटा जीत जाता है, ये नहीं जीत पाता है। तो अभी क्या हो गया, किससे, अपना डीएनए क्या भी आगे है, किससे, आरएनए से। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, इनमें धीमे परिवर्तनों या उत्परिवर्तन की क्या होती है, संभावना होती है, जो विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो म्यूटेशन दोनों में होते हैं बेटा, म्यूटेशन दोनों में होते हैं, लेकिन आरएनए में क्या होती है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन होते हैं, और डीएनए में क्या होती है, बहुत कम म्यूटेशन होते हैं, और हमें कम म्यूटेशन ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अपना आकर के क्या होता है, डीएनए के हिसाब से जीत जाता है। अपनी एनसीईआरटी तो ये भी कहती है कि दोनों में म्यूटेशन होते हैं, तो वो पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है, धीमे उत्परिवर्तन की, मतलब स्लो म्यूटेशन की बात हो रही है। तो स्लो म्यूटेशन किस में होता है, डीएनए में होता है बेटा, किस में होता है, डीएनए में होता है। तो यहां भी ये जीत गया। अब इसमें देखते हैं, इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप क्या होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। अब देखो, आरएनए क्या करता है, डायरेक्ट प्रोटीन बना लेता है। आरएनए जो होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनती है हमारी। इस प्रकार से ये मेंडल को करता, अच्छे से प्रदर्शित करता। इसमें देखा जाए तो दोनों को बराबर बराबर पॉइंट मिलने चाहिए। इसमें बेमंटी नहीं करेंगे, या बोलते क्या बोलते हैं, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, दोनों को बराबर पॉइंट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से ये भी बन रहा, और यहां से भी क्या बन रहा, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर तो आरएनए अच्छा है ना, और यही एक रीजन होता है कि आरएनए से तुरंत प्रोटीन बन जाती है, तो वो लक्षण क्या करता है, जल्दी प्रदर्शित करता है। लेकिन डीएनए से क्या होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसलिए लक्षण वहां पर क्या होती है, बहुत बाद में प्रदर्शित होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उत्परिवर्तन उतनी जल्दी प्रदर्शित नहीं होते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को पॉइंट दे देते हैं, या आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये आपको एसडब्ल्यू बताना किसको कितने पॉइंट देने थे बेटा, कमेंट में जाकर के आप नीचे बता दीजिए। अब हमें क्या करना, अब एनसीईआरटी की लाइंस को रीड करना, कि हमारी जो लाइंस हैं एनसीईआरटी की वो कहती क्या है इनके बारे में। आपको केवल इतना समझ के चलना है कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है वो क्या करता है, डीएनए करता है। और क्यों करता, पहली बात तो रिप्लिकेशन करता है, वो तो दोनों करते हैं। इसके अलावा वो स्थायी ज्यादा है, उसमें धीमे म्यूटेशन होते हैं, मतलब धीमे उत्परिवर्तन होते हैं, और ये क्या करता है, मेंडल के लक्षणों की तरह क्या करता है, अभिव्यक्त होता है। ये पॉइंट तो हमें याद रखनी है। अब यहां से हम देखते चलते हैं, अब यहां से हम क्या करते हैं, पढ़ते चलेंगे। दोनों न्यूक्लिक एसिड में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है, चाहे वो अपना आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों में ही क्या होती है, अपने रेप्लिकेट होने की क्या होती है, क्षमता होती है। पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है। अब जैसा कि आपको बता चुके थे कि अपना पदार्थ, मान लो कोई भी मैटर है, उसका स्थायी होना, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो, जितने ही ज्यादा स्थायी होंगे उतने ही ज्यादा क्या होता है, मान लो लाभ मिलता है। कैसे, मतलब आपको स्थायी का एक मतलब बताएं। देखो, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अब आपके एग्जाम आ गए, अब आपका मन थोड़ी देर में कहता है अच्छा इंस्टा चला लो, थोड़ी देर में आपने रील देख ली, थोड़ा देर यूट्यूब चला लिया आपने, थोड़ा देर आप बाहर घुमाए, थोड़ी देर आपने मूवी चला ली। तो आपने पढ़ा कब बेटा, आप पढ़ा कब? आपका क्या होना चाहिए, अभी मन क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। कहते नहीं है कि अपने मन को स्थायी कर लो, तो स्थायित्व तो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हर व्यक्ति जीवन में स्थायी होना चाहता है। अब स्थायी कैसे होना चाहता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। एक्टिव तो बेटा फर्क होता है दोनों चीजों में। एक्टिव मतलब आप फिजिकली एक्टिव हो, ये नहीं कि आप एक्टिव है तो किसी को मारने चले जाए, किसी से लड़ने चले जाए, ये एक्टिव हो जाता बेटा, ये एक्टिव नहीं कहलाता। इसमें तो एनर्जी बेस्ड होती है। स्थायी का जो एक्चुअल मतलब वो क्या है, देखो हर व्यक्ति स्थायी होना चाहता है। कैसे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपको नौकरी मिले, नौकरी मिले ताकि आपको बढ़िया सैलरी मिले, आप क्या हो सको, बढ़िया अपने जीवन में सेटल्ड हो जाओ। आपने सुना होगा ये वर्ड, आपने हर मतलब एक माता पिता की मुंह से सुना होगा कि एक बार बेटा आप सेटल हो जाओ, अपने मन का जो करना फिर करते रहे। सेटल का मतलब क्या, स्थायी तो कह रहे हैं ना, एक बार तुम स्थायी हो जाओ, तुम्हारी जॉब लग जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना अपनी मन मर्जी करते रहना। तो हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, स्थायी होना। तो इसी प्रकार से हमारा आनुवांशिक पदार्थ भी तो क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, अब जैसे मान लो तुम पढ़ रहे थे, अब कोई तुम्हारा दोस्त है चलो मूवी देखने चले, तो तुम उठ के चल दिए,
नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हारा दोस्त आया, तुमने कह दिया अरे यार नहीं जा रहे, हमें पढ़ना है, तो तुम क्या स्थायी हो, क्या हो स्थायी। इसी प्रकार से हमारा क्या था, आनुवांशिक पदार्थ। देखो अभी आपको बताते हैं, आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा कि हमारा डीएनए था। आपने देखा था कि ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने क्या किया था, हीट किल्ड किया था किसको, एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को। एस स्टेन वाले बैक्टीरिया जो निमोकोकस बैक्टीरिया था, स्टेप्टोकोकस निमोकोकस बैक्टीरिया था, जो निमोनिया कर रहा था, उसको जब गर्म किया था तो एस स्टेन बैक्टीरिया तो मर गया था, लेकिन उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या था, जिंदा था। उसका आनुवांशिक पदार्थ जिंदा था, जिसने आर स्टेन को किसमें परिवर्तित कर दिया था, एस स्टेन में। आया समझ में। अगर आनुवांशिक पदार्थ हमारा स्थायी नहीं होता, वो मान लो खत्म हो जाता या मान लो टूट जाता, तो क्या वो आर स्टेन को बदल पाता, नहीं बदल पाता ना। इसलिए आनुवांशिक पदार्थ का बेटा स्थायी होना भी क्या होता, बहुत ज्यादा जरूरी होता। जिस प्रकार से कहते हैं ना हमारी आत्मा अजर अमर होती है, इसी प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ भी बेटा क्या होता, अजर अमर होता है। ठीक है, अमर अजर जो भी बोलते हो। तो यहां पर क्या बोला था, पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं क्या होती है, नष्ट नहीं हो पाती है। अब आनुवांशिक पदार्थ में था क्या, आनुवांशिक पदार्थ में क्या था, आनुवांशिक पदार्थ मतलब ये है, ठीक है। जैसे मान लो हीट किल्ड किया था उसे, मतलब ताप दिया था उसे, क्या दिया था, ताप। तो ताप दिया था तो हो सकता है इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो क्या हो, टूट गए हों। जब मतलब बैक्टीरिया को गर्म किया गया या उसको ताप दिया गया, तो हो सकता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में थे, वो टूट के अलग हो गए हों। लेकिन क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, ताप जब कम हो जाता है तो फिर से क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गए, स्थायी हो गए ना। मतलब क्या, टूटे फिर क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टूटे तो हमेशा के लिए अलग ही हो गए। ठीक है, क्या हो गया, कुछ देर के लिए टूटे, जैसे ही उन्हें क्या मिली, उनके हिसाब से परिस्थिति मिली, वो तुरंत से क्या हो गए, आपस में फिर से आकर के जुड़ गए। ये क्या होता, आनुवांशिक पदार्थ का एक गुण होता। और यही हो रहा था वहां पर, किसमें, अपने ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में, जहां पर एस स्टेन किसमें परिवर्तित हो गया था, मरने के बाद आर एस, मतलब जो आर एस एस स्टेन का जो आनुवांशिक पदार्थ था, वो उसके आर स्टेन को किसमें परिवर्तित कर दिया था, एस स्टेन में। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, कभी डाल्डा देखा है, डाल्डा नहीं देखा होगा बेटा, घी जरूर देखा होगा। हम क्या करते हैं, घी को जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, वो पिघल जाता है। चलो इसके बाद बर्फ का एग्जांपल देते हैं आपको। बर्फ जो अपनी बनती है, उसके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जिस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, इसी प्रकार से हमारी बर्फ में भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं और लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन जब हम फिर से उसको फ्रिज में रखते हैं, उस टेम्परेचर पर लाते हैं 0 डिग्री, तो फिर से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से डीएनए भी हमारा क्या होता है, मान लो ताप देंगे तो ये जो बॉन्ड है ये टूट सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होगी, नॉर्मल स्थिति होगी, फिर से क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यही बता रहे वहां पर आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। अब यहां पर लिखा है, डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे से कह सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति मिलने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो आपको अभी लाइन हम बता चुके हैं, तो ये लाइन वही कह रही है। अब इसके बाद देखते हैं, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2 OH समूह मिलता है। यह एक क्रियाशील समूह है, जिससे आरएनए क्या होता, अस्थिर व आसानी से क्या होता, विखंडित हो जाता है। मतलब ये क्या होता, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए ये क्या होता, टूट जाता है जल्दी से। कौन सा, अपना आरएनए। जबकि हमारा जो डीएनए होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है। समझिए आप। मतलब आपने सुना होगा, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, वो घूम फिर भी लेते हैं, फिर भी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो घूमने के लिए तो पूरा दिन घूमते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गए 5-10 मिनट बाहर थोड़ा बहुत टहला, माइंड को फ्रेश किया, फिर आकर के फिर से पढ़ने लगे। तो वो अपने होते हैं डीएनए। जो बच्चे 5 मिनट के लिए बाहर गए, अपने माइंड को फ्रेश करके वापस आ गए, वो अपने क्या होते हैं, डीएनए। वो क्या, स्थायी है, मतलब उन्हें पढ़ना ही पढ़ना। और कुछ बच्चे होते हैं अपने आरएनए जैसे, निकले और वो शाम को आ रहे 7-8 बजे, घूम फिर के बढ़िया मस्त पूरे दिन की तहस नहस करके आ रहा है पूरा टाइम को। ठीक है, वो अपने होते हैं आरएनए टाइप बच्चे। तो आपको किस प्रकार का बच्चा बनना है, डीएनए टाइप का, स्थायी बच्चा बनना है आपको। अब कुछ कहेंगे भैया हम भी तो स्थायी हैं, सुबह निकले थे शाम को आए, उसके पहले घर नहीं आते। बेटा ये स्थायी आपके लिए लाभदायक नहीं है, ये आपके लिए क्या, नुकसानदायक है। तो यहां से देखते हैं, इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से क्या होता है, कम सक्रिय, बस संरचनात्मक दृष्टि से क्या होता है, अधिक स्थायी हो जाता है। डीएनए हमारा क्या होता है, कम सक्रिय होता है, और क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और यही क्या था, आनुवांशिक पदार्थ का एक गुण था, जो आपको बता चुके थे। इस कारण दोनों न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, ये बता चुके हैं आपको।
वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या होती है बेटा, थायमिन होने से क्या होता है, ये अधिक स्थायी हो जाता है। ये भी आपको लाइन बता चुके थे। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकती है, मतलब म्यूटेशन दोनों में होता, लेकिन स्लो म्यूटेशन किस में होता, डीएनए में होता। और यही क्या था, लक्षण था किसका, आनुवांशिक पदार्थ। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से क्या होता, उत्परिवर्तित होता है। तो हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ का ये तो लक्षण नहीं था कि बहुत जल्दी से उत्परिवर्तित हो जाए, क्या था, उत्परिवर्तित हो लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, ऐसे नहीं सीधे, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम ऐसे धीरे 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 उत्परिवर्तित हो, जैसी क्या हो प्रकृति को जरूरत। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है, उसकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि जो हमारा वायरस होता है, वायरस में क्या होता, आरएनए क्या होता, आनुवांशिक पदार्थ। केवल वायरस में ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है आरएनए, बाकी किसी भी कोशिका में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, और वायरस जो अपने विषाणु होते हैं इनकी जीवन अवधि भी क्या होती है, बहुत कम होती है, और ये ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। आपने भी देखा होगा कि कोरोना का वायरस कितनी तेजी से फैल रहा था, और उसके तेजी से फैलने का रीजन यही था कि जो वायरस था वो क्या हो रहा था, जल्दी से क्या हो रहा था, अपनी कॉपी बना रहा था, बहुत तेजी से क्या हो रहा था, फैल रहा था। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय भी होता है, और क्या होता है, कम स्थायी होता। सक्रिय तो स्थायी कम होगा ही बेटा, तो ये होता। और ये किस में पाया जाता, केवल विषाणुओं में पाया जाता है आरएनए। आरएनए और कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, यहां तक कि बैक्टीरिया में भी आरएनए नहीं होता है अपना, बैक्टीरिया में भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया भी अपनी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब यहां पर देखते हैं, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधा कूट लेखन करता, मतलब सीधा आरएनए से किसका निर्माण होता, प्रोटीन का निर्माण होता है। जबकि हमारा क्या होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन बनने के बाद ही क्या होता है, लक्षण प्रदर्शित होता है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता, आरएनए पर निर्भर होता। अब आप कहोगे भैया कैसे, तो बस परेशान नहीं होना, इसके बाद अपना रेप्लिकेशन आएगा, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, मतलब इसके जो बाद अपना क्या शुरू होगा, डीएनए की प्रतिकृति, उसके बाद आरएनए का निर्माण, फिर प्रोटीन का निर्माण। तो बस आगे पढ़ना है, बस आप अभी इनके नाम याद रख करते जाइए कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जो आपको सेंट्रल डोग्मा में भी आपको बताया था, याद होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई है, मतलब बिना आरएनए के, अगर आरएनए नहीं होगा तो डीएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या करता है, सूचनाओं को ले जाने का काम करता है, सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। अब हमारा जो डीएनए होता है वो तो केंद्रक में पड़ा है, लेकिन जो हमारी प्रोटीन का निर्माण होता है वो तो कोशिका द्रव्य में होता है ना, साइटोप्लाज्म में। तो वहां से केंद्रक से जो सूचनाएं होती हैं उन्हें ले जाने का काम कौन करता है, आरएनए काम। केंद्रक के अंदर ही डीएनए का निर्माण होगा, और केंद्रक के अंदर ही आरएनए का निर्माण होगा, और आरएनए उन सूचनाओं को ले जाकर कहां लाएगा, कोशिका द्रव्य में। किसको देगा, प्रोटीन को। प्रोटीन ही जो सूचनाएं आई हैं उसी के लिए क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, और उसी के लिए मान लो लक्षण प्रदर्शित होता। मान लो हमें क्या करना, हमें अपनी आंख का ब्राउन कलर करना। डीएनए में तो बहुत सारी सूचनाएं हैं, मान लो डीएनए में बहुत सारी सूचनाएं, तो मान लो हमारे जो डीएनए की आंख कलर करने वाली जो सूचनाएं थी उसकी कॉपी बनी आरएनए के रूप में। अब आरएनए उन इन्फॉर्मेशन को ले गया प्रोटीन के पास, उसने प्रोटीन से कहा भैया ब्लैक आंख वाली प्रोटीन बनानी है तुम्हें, तो प्रोटीन ने वो ब्लैक आंख की प्रोटीन बना ली, ठीक है। अब जो प्रोटीन बनेगी ब्लैक आंख के लिए, तो वहां पर जो लक्षण प्रदर्शित होगा वो ब्लैक आंख का ही तो प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से होता, अभी बताएंगे आपको, जब प्रोटीन बताएंगे या लक्षण प्रदर्शित होते हैं कैसे होते हैं बताएंगे, बस पेशेंस रखना है आपको। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते अपने क्या होते हैं। मतलब अभी तक हमने पढ़ा तो डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेटर आनुवांशिक पदार्थ कौन है, अपना डीएनए। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयोगी है। अभी आपको बताया कि डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशन रखी जाती है, लेकिन आरएनए उन इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है, समझे। मान लो जैसे कोई बुक होती है, क्या होती है, कोई बुक है, बहुत पुरानी बुक है, और वो एक ही बुक है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रखी है, तो उस बुक में संभाल के रखी। लेकिन अगर हमें उस बुक की इंफॉर्मेशन को
फैलाना है, मतलब आगे बढ़ाना है उसको, तो उस बुक की हम क्या करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे, फिर लोगों तक हम पहुंचाएंगे। डायरेक्ट उस बुक को नहीं देंगे हर व्यक्ति को कि आप भी इस बुक से पढ़ लो, फिर बगल वाले को दे दे। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उस बुक की क्या हो सके, हानि, मतलब हो सकता है उसके पेज फट जाए या कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कभी भी किसको, डीएनए को यूज नहीं करते प्रोटीन बनाने में। हमेशा डीएनए से किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन की सूचना लेंगे, उससे बनाएंगे आरएनए, और उस आरएनए का यूज करेंगे प्रोटीन बनाने में। और प्रोटीन ही क्या करती है, लक्षण को प्रदर्शित करने का कार्य करती है बेटा। तो यहां पर ये जो बात बताई है कि डीएनए क्या होता है, अधिक स्थायी होने की वजह से आनुवांशिक सूचनाओं को रखता है खुद अंदर समेट करके। लेकिन आरएनए क्या होता है, ज्यादा भागम भाग करने वाला व्यक्ति होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, तो क्या करता है, सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। कहां से, केंद्रक से लाएगा कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में ही क्या बनेगी, अपनी प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन बनने पर ही लक्षण प्रदर्शित होता है बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये अपना जो टॉपिक है ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो बनी सी बात है, टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आपसे क्या लेंगे, फिर से विदाई लेंगे। अब कुछ कह रहे हैं भैया आपने क्वेश्चन नहीं दिए, तो इस वाले में बेटा कुछ खास क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, तो आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए, ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है, कोई अभी आगे लेक्चर आएंगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। और क्या, एक तो आप आंसर नहीं करते हो तो क्वेश्चन देने का भी बेटा मन नहीं होता, तो आपको करने आंसर बेटा करते रहने, अपने क्या करने, आंसर आपको करते रहने। आंसर करोगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलोगे आपको प्रैक्टिस अच्छी हुई, ठीक है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन भी सकते हैं बेटा, अपनी ऐसी कोई बात नहीं। आपसे पूछ सकते हैं हम कि अंत में कौन था अपना आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता, या मान लो कौन ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो सूचनाओं को स्थानांतरित करने का। तो यही तो बेटा क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर बहुत गौर से सुना होता तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाते हो। तो अभी ये जो हमारा लेक्चर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर को आपने अगर गौर से देखा है तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, या हो सके तो साथ ही साथ क्या होता है, नोट्स बनाते जाया करिए। और बाकी तो आपको पीडीएफ क्या होगी, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इनको लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो बेटा, लाइक और कमेंट तो जरूर कर दिया करो। उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आ भी रहा उनको बेटा, ठीक है। तो अपने डाउट भी क्या होते हैं नीचे कमेंट कर दिया करो। तब तक के लिए बेटा आपसे विदाई लेंगे, थैंक यू।